अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इससे अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया है, हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से बॉडी नई पोजीशन पे चला और वो बॉडी की जो नई पोजीशन है ना वो भी उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन मानी जाए, इस तरह के स्टेट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इट्स change its position, ठीक है, which is also an equilibrium position। पहले बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, बॉडी पर क्या किया हमने? फोर्स अप्लाइड किया और बॉडी अपने पोजीशन से इट्स पोजीशन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट्स चेंज इट्स पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन को चेंज की, विच इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जो चेंज करने वाली पोजीशन थी वो भी कैसी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी मिसाल आसान सी ये है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है और इस बॉल की मिसाल ये लेते हैं कि हमने इस बॉल को यहाँ से लगाया फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जस्ट फॉर डिस्टिंग्विश मैं इस बॉल को दो अलग अलग कलर में तोड़ देता हूँ, रेड और वाइट। अब जैसे ही ये वाला जो पॉइंट है बॉल का सिमेट्रिकल पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है। अब इस फोर्स लगाने पर बॉल क्या होगा? रोटेट होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब ये पोजीशन ए है, बॉल जब रोटेट होगा तो पोजीशन बी पर पहुँच जाएगा। पोजीशन बी का मतलब ये होगा इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा? मान लेते हैं ये रेड वाला पार्ट नीचे आ गया, इसका मतलब ये है कि बॉल रोटेट हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन पर आ चुका है? पोजीशन बी पर आ चुका है। पोजीशन ए को देखें, पोजीशन ए में ये इसका कौन सा पॉइंट है? ये इसका है हम कौन सा पॉइंट जिसमें सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट पे आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब इसका देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है? इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास हो रहा है। तो जब कभी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्टेक्ट पॉइंट से गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। बॉल को रोटेट करवाया फोर्स लगने से, जब बॉल रोटेट हुआ तो अब रेड वाला पार्ट नीचे आ गया, इसका मतलब बॉल रोटेट हो गया। स्टिल ये रहा इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट। अगेन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास हो रहा है? इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। तो फोर्स लगने से पहले भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, फोर्स लगने के बाद जो नई पोजीशन बनी बॉडी उसमें भी इक्विलिब्रियम में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखें क्या लिखा है? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे इट्स चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। विच इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि खुद एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, याद रखने वाली जो बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज above the contact point। कुछ भी कर लें, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कॉन्टेक्ट पॉइंट के हमेशा ऊपर ही पाया जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर पाया जाएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर पाया जाएगा।
कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। जैसे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जब बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पढ़ा, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर की तरफ यानी नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें फोर्स लगाने पर ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर है। तो याद रखिएगा एक बात कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी does not rise or fall on the application of force। फोर्स के एप्लीकेशन पे ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है। हर पोजीशन पे आप चाहें इस ऑब्जेक्ट को इस तरह बना ले कि हमने इसको यहाँ पर इस तरह से बना दिया, स्टिल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर पे, और सेंटर से हमेशा कहाँ जाती है, परपेंडिकुलरली डाउन, अभी भी कांटेक्ट पॉइंट से पास हो रहा है। तो जो भी इसकी नई पोजीशन बनती चली जाएगी उस तमाम तरह नई पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये क्या चीज़ है कि जब भी आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बॉडी पर फोर्स लगाने पर हर जो नई पोजीशन होगी वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और फोर्स लगने की वजह से ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा। तो ये था हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब एक टर्म हम समझ लेते हैं, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी, तवाज़ुन। अब बॉडी कब तक स्टेबल रहेगा, बॉडी की स्टेबिलिटी की बात करें ना तो बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज पासिंग थ्रू द बेसलाइन। हमेशा बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किससे पास होना चाहिए, उसके बेसलाइन से पास होना चाहिए। अब आपका ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज़ स्टेबल है, तवाज़ुन इक्विलिब्रियम में है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से गुजरना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी बॉडी स्टेबिलिटी उस बॉडी की ज़्यादा होगी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई नियर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जितना बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के करीब होगा बॉडी उतनी ही ज़्यादा क्या मानी जाएगी, स्टेबल मानी जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैच में जो फील्डर्स होते हैं वो फील्डिंग के दौरान अपने आप को स्टेबल पोजीशन पर लाने के लिए अपने पैरों को क्या कहते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने से क्या होता है, जब अपने पैरों को ओपन करते हैं तो उनके दरमियान का जो बेस लाइन है वो बढ़ जाता है। अब उनके बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से आसानी से पास हो जाती है, तो आसानी से अपने आप को स्टेबल पोजीशन पे ले आते हैं और फील्डिंग में उनको आसानी होती है। बट वही काम अगर वो अपने पैरों को क्लोज कर जोड़ कर करें तो उनका बेस लाइन बहुत ही नैरो होगा, और थोड़े से भी फोर्स लगने पर, डिसबैलेंस होने पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके बेस लाइन के बाहर चले जाएगा, वो गिर जाएंगे या वो अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या समझा है कि हमेशा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से गुजरना चाहिए और हमेशा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के करीब होना चाहिए, और हर स्टेबल ऑब्जेक्ट का जो बेस लाइन होगा तो वो होना चाहिए हमारे पास से आप कह लें ठीक है, इसे कह लें आप लार्ज का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते। लार्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, विथ, उसकी विथ, बेस लाइन की जो विथ है, चौड़ाई है, वो विथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा बेस लाइन की विथ होगी, बेस लाइन जितना लंबा नीचे से बड़ा होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा।
इसलिए जो रेसिंग कार्स होते हैं ना, रेसिंग कार, वो विड्थ उनकी ज़्यादा होती है ताकि उनका बेस लाइन नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, याद रखिएगा, ऑलवेज मूव टूवर्ड हैवी साइड्स। हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मूव करती है? हैवी साइड्स की जाने मूव करती है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल और आसान सी मिसाल हम ले लेते हैं कि ये एक मार्कर है। इस मार्कर को अगर मैं यहाँ बैलेंस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस मार्कर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे मौजूद है, यहाँ पर कहीं मौजूद होगा, ऐसे ही है ना। बट अगर मैं यहाँ से बैलेंस करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं। यहाँ से बैलेंस करना उस वक्त पॉसिबल होगा जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से हटकर यहाँ पर आ जाए, ऐसे ही है ना भाई। इसको हम अगेन अपने वुडन स्टिक से समझते हैं। अब अगर मैं इस वुडन स्टिक को बैलेंस करना चाहता हूँ सेंटर पॉइंट से, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, तो बड़ी आसानी से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी आसानी से इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से हम इस पॉइंट पर क्या कर ले रहे हैं? बैलेंस कर ले रहे हैं। मगर अगर मैं इसी वुडन स्टिक को इस पॉइंट पर बैलेंस करना चाहूँ तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ से मूव करवा कर यहाँ ले आए। अब यहाँ कैसे लेकर आएंगे? तो हमने क्या सीखा है कि हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी साइड की तरफ मूव करती है। तो किसी तरह से अगर ये वाला हिस्सा भारी बना दिया जाए तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मूव कर जाएगी और हम इसको यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से बैलेंस करना है, मगर इसके ऊपर मैं अपने हाथ को रख दूँ। अब देखिए बैलेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि हाथ रखने की वजह से इस वुडन स्टिक का ये वाला साइड हो गया हैवी और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मूव हो गई? पिछले हिस्सों पे हाथ रखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मूव हो गई? इस कॉर्नर पर। तो अब ये फिंगर पे बैलेंस हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका विड्थ ज़्यादा हो और उसका जो लोअर पार्ट है वो हैवी हो, ताकि क्या हो? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की जानिब रहे। और जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी ना, उतना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से गुजरनी चाहिए। दूसरा क्या है? बेस लाइन की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्टेक्ट पॉइंट के करीब करीब नीचे होनी चाहिए। और इसको हम नीचे कैसे करेंगे? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी साइड की जानिब मूव करती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का नीचे वाला हिस्सा भारी बना दिया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगी और बॉडी स्टेबल पोजीशन पर रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं। एक मिसाल ले लेते हैं, एक बात हम समझ लेते हैं। अगर मुझे एक बहुत नैरो ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, मिसाल के तौर पर एक पेंसिल जैसी मिसाल ले लेते हैं और इसको बैलेंस करना, इसको बैलेंस करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस लाइन ही बहुत नैरो है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत ऊपर है, बैलेंस करना मुश्किल है। अगर हम किसी तरह से इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो उसकी एक ही वजह होती है। अगर आप नैरो विड्थ वाले, बहुत ही नैरो बेस लाइन वाले ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत ऊंचाई पर है, तो उसको अपने बेस पर बैलेंस करने की सिर्फ एक तरीकेकार है। वो क्या है? कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसके बेस लाइन के नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। क्या किया हमने इस पेंसिल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वायर लिया, यहाँ पर एक मेटलिक बॉक्स, यानी हमने यहाँ पे एक मेटल का पीस अटैच कर दिया। तो ये वाली साइड हो गई हैवी, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ मूव कर जाएगा, उसके बेस लाइन से नीचे हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो सकती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही नैरो विड्थ के साथ है, बेस लाइन के साथ है, तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर उसके उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम उसके बेस लाइन के नीचे ले आए। कैसे लेकर आएंगे? उसके बेस लाइन के नीचे एक हैवी ऑब्जेक्ट अटैच करके। तो ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।